नमस्कार दोस्तों, सीटेट 2026 एसएसटी हिस्ट्री के 30 नए प्रश्न यहाँ पे हैं। आपका स्कोर कितना आता है देखते हैं। पहला सवाल तो आसान है, लेकिन आगे के सवाल बहुत ट्रिकी होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। सिंधु सभ्यता में जल संरक्षण की उन्नत व्यवस्था के लिए कौन सा स्थल विशेष रूप से प्रसिद्ध था? तो ऑप्शन है आपके लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो सही उत्तर क्या है आपका? धौलावीरा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। धौलावीरा में जलाशय और जल संग्रह की विकसित व्यवस्था मिलती है। जलाशयों का मतलब हो गया आपका नदी तालाब, जिसमें जल को संग्रह किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। तो जलाशय और जल संग्रह का विकसित व्यवस्था मिलता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। वैदिक काल में समिति किससे संबंधित थी? ऑप्शन है आपके जनता की सभा, व्यापारिक संघ, सैनिक दल, धार्मिक कर। तो समिति समझ में आ रहा होगा आपको, समिति का अर्थ होता है सभा। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जनता की सभा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समिति में सामान्य लोग भी भाग लेते थे और यह महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्था थी। जो समिति होती थी उसमें सभी लोग भाग लेते थे और ये क्या थी? एक ठो सामाजिक व्यवस्था थी। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो ऑप्शन है आपके सारनाथ, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, राजगृह। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस लिपि में लिखे गए थे? ऑप्शन है आपके ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि, तमिल, शारदा। सही उत्तर क्या है? ब्राह्मी लिपि। अशोक के जो अधिकांश शिलालेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अशोक ने अनेक शिलालेख ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। अशोक के अनेक शिलालेख किस लिपि में पाए गए हैं? ब्राह्मी लिपि में पाए गए हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। गुप्तकालीन गणित और खगोल विज्ञान से किस विद्वान का नाम जुड़ा है? तो ऑप्शन है आपके आर्यभट्ट, चरक, पाणिनि, पतंजलि। तो गणित और खगोल विज्ञान के विद्वान कौन हैं? ऑप्शन हैं आपके ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आर्यभट्ट ने गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न नंबर 6 आपका दिल्ली सल्तनत में चहलगानी या चालीसा किससे संबंधित थी? तो ऑप्शन है आपके 40 अमीरों का समूह, 40 सैनिकों की सेना, 40 करों की व्यवस्था और 40 गांवों का समूह। तो क्या था? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है, 40 अमीरों का समूह। चहलगानी का अर्थ या चालीसा का अर्थ क्या था? 40 गांवों का समूह। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इल्तुतमिश के समय प्रभावशाली तुर्की अमीरों का समूह चहलगानी कहलाता था। इल्तुतमिश के समय का था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। बाजार नियंत्रण की नीति किस सुल्तान से विशेष रूप से जुड़ी थी? तो ऑप्शन है आपके बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो सही उत्तर क्या है आपका? अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण जो था किससे संबंधित था? अलाउद्दीन खिलजी से। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने वस्तुओं की कीमत और बाजार पर नियंत्रण व्यवस्था बनाई।
प्रश्न नंबर 8 देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन से आपके हम्पी, मदुरै, तांजावुर, वारंगल। तो सही उत्तर क्या है आपका? हम्पी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हम्पी। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, हम्पी विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। हम्पी क्या था? जो विजयनगर साम्राज्य था उसका प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, अकबरनामा के लेखक कौन थे? ऑप्शन से आपके अबुल फजल, बदायूनी, फौजी, अमीर खुसरो। तो सही उत्तर क्या है आपका? अकबरनामा के लेखक कौन थे? अबुल फजल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, मनसबदारी व्यवस्था किस मुगल शासक के शासन से प्रमुख रूप से संबंधित है? ऑप्शन से आपके बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। तो सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर सी अकबर। चलिए आगे बढ़ते इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अकबर ने प्रशासन और सैन्य व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए मनसबदारी प्रणाली विकसित की थी। यूरोपीय व्यापारियों में भारत आने वाले पहले प्रमुख समूह में कौन थे? तो ऑप्शन से आपके पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। तो सही उत्तर क्या है? पुर्तगाली। सबसे पहले यूरोप से जो हमारे देश में व्यापार करने आए थे भारत में, वो कौन थे? पुर्तगाली थे। जो समुद्री मार्ग से, इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण भूमिका था। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, कौन से रास्ते से आए थे? समुद्री रास्ते से आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का चार्टर किस अंग्रेज शासक ने दिया था? तो ऑप्शन हैं आपके एलिजाबेथ प्रथम, विक्टोरिया, मैरी प्रथम, एनी। सही उत्तर क्या है आपका? एलिजाबेथ प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का चार्टर किस अंग्रेज शासक ने दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, एलिजाबेथ प्रथम। चलिए आगे चलते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को चार्टर प्रदान किया गया था। कौन से सन में किया गया था? 16 सन में। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, बंगाल में द्वैध शासन किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन से आपके रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी। सही उत्तर क्या है आपका? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, रॉबर्ट क्लाइव। की व्याख्या कुछ इस प्रकार है, 1765 के बाद बंगाल में कंपनी ने दीवानी अधिकार प्राप्त किए और द्वैध शासन की व्यवस्था बनी। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, सहायक संधि की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो ऑप्शन है आपके लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कर्जन। तो सही उत्तर आपका क्या है? लॉर्ड वेलेजली सही उत्तर है आपका। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, वेलेजली ने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाने के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। क्यों किया? वेलेजली ने भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाने के लिए, ठीक है, भारत रियासत पर ब्रिटिश का प्रभाव बढ़े, इसके लिए वेलेजली ने सहायक संधि का प्रयोग किया। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, किसने किया? प्रश्न नंबर 15 देखते हैं, लैप्स की नीति किससे संबंधित थी? तो ऑप्शन है आपके लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड कैनिंग। सही उत्तर क्या है आपका? लॉर्ड डलहौजी।
लैप्स नीति किसकी थी? लॉर्ड डलहौजी की। इस नीति के माध्यम से उत्तराधिकारी न होने वाली कुछ रियासतों को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाता था। जब किसी भी राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था तो उसको क्या करते थे अंग्रेज़ लोग? अपने राज्य में मिला लेते थे। अगर कोई बच्चा को लोग गोद लिए हैं तो उसका मान्यता नहीं रहता था, वो लोग अंग्रेज़ अपने राज्य में उसको मिला लेते थे। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त मुख्यतः किससे संबंधित था? ऑप्शन है आपके भूमि, राजस्व, शिक्षा, सेना और व्यापारिक कर। तो सही उत्तर क्या है आपका? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किससे संबंधित था? तो भूमि राजस्व से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों के माध्यम से भूमि राजस्व वसूली की व्यवस्था की गई। ठीक है, जमींदार जो होते थे वो किसानों से कर वसूलते थे भूमि का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1905 में बंगाल विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। प्रश्न नंबर 17 है, बंगाल का विभाजन 1905 में किस वायसराय ने किया? तो ऑप्शन से आपके लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड माउंटबेटन। सही उत्तर क्या है? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। 1905 में बंगाल विभाजन ने स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा दिया। बंगाल का विभाजन जब हुआ उसके बाद स्वदेशी आंदोलन भी बढ़ने लगे। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन से आपके स्वदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, करों में वृद्धि, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देना, सेना में भर्ती बढ़ाना। तो क्या था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, मतलब हम लोग विदेशी वस्तु को यूज़ नहीं करेंगे, उसका बहिष्कार कर देंगे। जो हमारा स्वदेशी वस्तु है उसी को हम लोग यूज़ करें। चलिए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, इसकी व्याख्या। प्रश्न नंबर 18 की व्याख्या कुछ इस प्रकार है, स्वदेशी आंदोलन में देसी वस्तुओं का उपयोग और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पर ज़्यादा जोर दिया गया। प्रश्न नंबर 19, होम रूल आंदोलन से प्रमुख रूप से किसका नाम जुड़ा था? होम रूल जो आंदोलन था उससे प्रमुख रूप से किसका नाम जुड़ा था? तो ऑप्शन से आपके एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, गांधी और पटेल, नेहरू, बोस, भगत सिंह और राजगुरु। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। होम रूल आंदोलन से किसका नाम जुड़ा था? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक का नाम जुड़ा था। दोनों नेताओं ने भारत में स्वशासन की मांग को मजबूत किया। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो ऑप्शन है आपकी नील की खेती, कपास की खेती, चाय की खेती, जूट की खेती। तो सही उत्तर क्या है आपका? नील की खेती। चंपारण सत्याग्रह किसके लिए हुआ था? नील की खेती के लिए हुआ था। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है, 1917 का चंपारण आंदोलन किसानों की नील की खेती से जुड़ी समस्या के विरुद्ध था। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, खेड़ा सत्याग्रह मुख्यतः किस समस्या से जुड़ा था? ऑप्शन से आपके भूमि राजस्व, नमक कर, वन कानून, मजदूरी। सही उत्तर क्या है आपका? भूमि राजस्व। खेड़ा सत्याग्रह जो था वो भूमि राजस्व से जुड़ा था। फसल खराब होने के बावजूद कर वसूलने के विरोध में किसानों ने आंदोलन किया, उसको क्या बोले? खेड़ा कर। अगर फसल खराब हो जाएगी तो किसान कर कहाँ से देंगे? तो इसीलिए किसान जो थे वो आंदोलन किए कि हम कर नहीं देंगे, तो उसी कर को क्या बोला गया? खेड़ा कर। प्रश्न नंबर 22 है आपका, साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? तो ऑप्शन है आपके, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसमें कोई ब्रिटिश सदस्य नहीं था, यह शिक्षा से संबंधित था, यह किसानों से संबंधित था। सही उत्तर क्या है? इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, इसीलिए उसका विरोध किया गया साइमन कमीशन का।
इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। भारतीयों ने इसके बहिष्कार के लिए व्यापक विरोध किए। प्रश्न नंबर 23 है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रमुख रूप से अपनाया गया? तो ऑप्शन है आपके लाहौर अधिवेशन, सूरत अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, मद्रास अधिवेशन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में एक ये अपनाया गया। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य बनाया गया। प्रश्न नंबर 24 है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी ने कौन सी यात्रा की? तो ऑप्शन है आपके दांडी मार्च, बारडोली यात्रा, चंपारण यात्रा, खेड़ा यात्रा। तो ऑप्शन इस प्रकार है। तो इसके आंसर क्या है? नमक दांडी मार्च। नमक के लिए कौन सी मार्च हुई? तो दांडी मार्च हुई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है। चलिए आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। गांधी ने साबरमती से दांडी तक मार्च करके नमक कानून का विरोध किया। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में गांधी का पहला सत्याग्रह कौन सा माना जाता है? तो ऑप्शन है आपके चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, बारडोली। तो सही उत्तर क्या है आपका? चंपारण सत्याग्रह गांधी का पहला सत्याग्रह माना जाता है, गांधी जी का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1917 में 17 का चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी के शुरुआती बड़े आंदोलनों में से एक था। चंपारण सत्याग्रह जो था, गांधी जी ने जितने बड़े आंदोलन किए उसमें से एक ठो पहला सत्याग्रह था। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी थी? तो ऑप्शन से आपके महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर क्या है आपका? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज की पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। गांधी जी ने हिंद स्वराज में आधुनिक सभ्यता और स्वराज से जुड़े अपने विचार प्रस्तुत किए थे। हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्वराज और आधुनिक सभ्यता से जुड़े हुए अपने विचार लिखे थे। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में लाल बाल पाल में पाल कौन थे? तो ऑप्शन हैं आपके विपिन चंद्र पाल, पुरुषोत्तम दास पाल, बालकृष्ण पाल, गोपाल कृष्ण पाल। सही उत्तर क्या है आपका? लाल बाल पाल में पाल जो थे वो विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट उत्तर है। व्याख्या कुछ इस प्रकार है। लाल बाल पाल में लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल शामिल थे। ये तीनों का एक साथ लाल बाल पाल कहा गया। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। भारत की पहली महिला शिक्षिकाओं में अग्रणी सावित्रीबाई फुले का प्रमुख योगदान किस क्षेत्र में था? ऑप्शन है आपके महिला शिक्षा, सैन्य सुधार, समुद्री व्यापार, औद्योगिक उत्पादन। सही उत्तर क्या है आपका? महिला शिक्षा। सावित्रीबाई फुले का प्रमुख योगदान क्या था? महिलाओं के लिए शिक्षा का। इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों की शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। इतिहास की कक्षा में समय रेखा का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ऑप्शन हैं आपके घटनाओं का कालक्रम समझने के लिए, केवल मानचित्र पढ़ने के लिए, गणना सीखने के लिए, केवल चित्र बनाने के लिए। सही उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, घटनाओं का कालक्रम समझने के लिए। टाइमलाइन विद्यार्थी को घटना के क्रम और उनके बीच समय अंतर को समझाने में मदद करती है। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। इतिहास पढ़ते समय विद्यार्थी को पुराने सिक्के, शिला अभिलेख और चित्रों का अध्ययन करवाना किस दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? तो ऑप्शन हैं आपके स्रोत आधारित अधिगम, केवल रटने का
अब रटने का अभ्यास केवल व्याख्यान विधि केवल गृह का। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। स्रोत आधारित अधिगम, स्रोत आधारित अधिगम, इसकी व्याख्या कुछ इस प्रकार है। ऐतिहासिक स्रोत का विश्लेषण विद्यार्थियों में प्रमाण के आधार पर सोचने की क्षमता विकसित करता है, सोचने की क्षमता को विकसित करता है। तो ये थे आपके 30 प्रश्न। इस 30 प्रश्न में से आपके कितने स्कोर हुए कृपया कमेंट करें और बताएं। आगे अगर आप सीटेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज़ के अगले वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।